हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहतरीन खौफनाक कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक डरावना सच है जो कि हमारे एक दोस्त के साथ घटित हुआ था। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जो बेल आइकॉन है उसे दबा दे ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। और आपको यदि हमारी कहानी पसंद आ रही हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और अपनी कहानी भी हमें भेज सकती हो। चलिए दोस्तों, अब वक्त हो रहा था डरने का, इसलिए कानों में हेडफोन लगा लीजिए और कमरे की लाइट कर लीजिए बंद और मजा लीजिए हमारी कहानी का। चलिए देर ना करते हुए हम सीधे आते हैं हमारी कहानी पर। मेरा नाम नंदिनी है। आज मैं आपको मेरी खौफनाक आप बीती सुनाने जा रही हूं। ये सिर्फ एक मेरी आप बीती ही नहीं बल्कि मेरे अतीत का छुपा हुआ खौफनाक सच है जिसे मैं अगर भूलना चाहूं तो भी नहीं भूल सकती हूं। मैं ज्यादा देर ना करते हुए सीधी अपनी आप बीती पर आती हूं। मैं शहर में अपनी स्टडी के गई थी। मैं मेरी पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं और मेरे दोस्त गांव में वापस आ रहे थे। शाम का वक्त था। आसमान में लालिमा फैली हुई थी। वो वातावरण बेहद मनमोहक लग रहा था। सूरज धीरे धीरे क्षितिज पर ढल रहा था। आसमान का रंग पीले से नारंगी और फिर हल्की लालिमा में बदलने लगा था। गेहूं की बालियां खेतों में लहरा रही थी, मानो हवा के संग किसी अज्ञात गीत पर थिरक रही हूं। कार की खिड़की से बाहर ये दृश्य देखकर मेरा मन कहीं बचपन के उन दिनों में लौट गया। अरे नंदिनी, अब तो तुम्हारा गांव करीब आ ही गया है। कहीं तुम्हें देखकर गांव के लोग डर न जाएं कि शहर वाली भूतनी वापस आ गई है। रोहन ने ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए एक हाथ से स्टीयरिंग घुमाते हुए मजाकिया अंदाज में कहा। सब लोग ठहाका लगाकर हंस पड़े। चुप रहो रोहन, मैं हंसते हुए बोली, कम से कम मेरे गांव का नाम तो इज्जत से लिया करो। अरे हम मजाक कर रहे हैं, अनामिका ने अपनी चिरपरिचित मासूम आवाज में कहा। वैसे तुम्हारा गांव तो फिल्मों जैसा खूबसूरत लग रहा है। खेत, खलिहान और वो झोपड़ियां कितना अच्छा लग रहा है। और वो देखो, विजय ने अचानक हाथ से इशारा किया। पुराना पगडंडी वाला पुल, वही ना नंदिनी, जहां बचपन में तुम फिसल कर गिरी थी और गांव भर में मशहूर हो गई थी। सभी की हंसी फिर से फूट पड़ी। बहुत हंसी आ रही है तुम सबको, मैंने तुनक कर कहा। मत भूलो कि विजय तुम भी वही गिरे थे और रोहन तो खुद डर के मारे पुल पार करने की बजाय लौट गया था। अरे छोड़ो ना पुरानी बातें, कविता ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारा गांव सच में बहुत सुंदर है नंदिनी। इतने सालों बाद ये नजारा देखकर दिल खुश हो गया। कार की खिड़की से मैं भी गांव की पगडंडियों को निहार रही थी। पेड़ों की छाव तले बनी सड़कें, कहीं दूर चरते मवेशी और गांव के बच्चों का दौड़ते हुए हंसना, ये सब दृश्य मेरे बचपन की यादों को ताजा कर रहे थे। वैसे नंदिनी, विजय ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें तो शहर में पढ़ाई करके पूरी स्मार्ट लड़की बनना था ना, फिर हम सबको गांव में क्यों बुलाया? क्योंकि ये गांव ही मेरी कर्म भूमि है, मेरा घर है, मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा। तुम लोग जानते हो न कि इस गांव की मिट्टी में मेरा बचपन बसा है और तुम चारों के बिना तो मैं अधूरी हूं। वाह वाह, क्या बात है, रोहन ने फिर से मजाक करते हुए कहा। लगता है हम किसी इमोशनल फिल्म का हिस्सा बन रहे हैं। जल्दी बताओ, हीरोइन कब रोने वाली है? रोहन, मैंने झूठ-मूठ गुस्से से उसकी ओर देखा। तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं। हंसी मजाक के बीच कार गांव की सीमा के करीब पहुंच गई। जैसे जैसे गांव करीब आता जा रहा था मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगी।
शहर की भीड़ और चमक दमक के बाद गांव की ये मिट्टी और सादगी मेरी रग-रग में बसती थी। जैसे ही गांव के प्रवेश द्वार पर कारों की एकदम से शांति छा गई। दूर कहीं से बैलों की घंटियों की आवाज आ रही थी। गांव का वही पुराना नीम का पेड़ और नीम के पेड़ के पास बना विशाल चबूतरा अपने अतीत की कहानियां जैसे फुसफुसा रहा था। उसकी छाव तले कुछ बुजुर्ग चारपाई पर बैठे हुक्का पी रहे थे और बच्चों की टोली इधर-उधर दौड़ रही थी। यहां का माहौल कितना अलग है, कविता ने कहा। शहर में तो सिर्फ शोर शराबा था, यहां आकर कितनी शांति मिल रही है। सच कह रही हो, अनामिका ने चारों ओर नजर घुमाते हुए कहा। लेकिन मुझे ये सन्नाटा थोड़ा अजीब ही लग रहा है। अजीब नहीं, ये गांव की खूबसूरती है, मैंने कहा। लेकिन अंदर से मैं भी थोड़ी बेचैन थी। मुझे गांव में मेरी अतीत की यादों की बू आ रही थी। बे यादें जिन्हें मैं कभी याद नहीं करना चाहती थी। कार से उतरते ही गांव के कुछ बच्चे हमारे चारों ओर इकट्ठा हो गए। नंदिनी दीदी आ गई, एक बच्चा चिल्लाया। ये आवाज सुनकर आसपास के लोग भी बाहर निकल आए। नंदिनी बिटिया आई है, एक बुजुर्ग चाचा ने मुस्कुराते हुए कहा। मां और पापा दरवाजे पर खड़े हमें देख रहे थे। मां के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों में हल्की सी उदासी छुपी हुई थी, जिसे मैं तुरंत पहचान गई। मेरी मां ने मुझसे धीमे कहा, बेटी तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, वो पुरानी। बस इतना कहते ही वो एकदम से दुखी हो गई थी। अरे मां, छोड़ो ना उन बातों को, वो मेरा अतीत था। और मैंने दौड़कर मां को गले लगा लिया। मां ने मेरे सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा तू आ गई। तुझे देखने के लिए न जाने कितने दिन गिनती रही थी। पापा ने विजय, रोहन, अनामिका और कविता का स्वागत किया। हमारे गांव में किसी बाहरी व्यक्ति का आना हमेशा एक बड़ी बात होती थी, खासकर जब वो मेरे जैसे पुराने परिवार की दोस्त मंडली हो। घर के अंदर घुसते ही कुछ अजीब सा लगा, एक डरावना सन्नाटा जो मुझे अनजाना सा महसूस हुआ। रात को खाने के बाद जब हम सब आंगन में बैठे, तब गांव के बुजुर्गों में से एक ने धीरे से कहा, बिटिया तुम इतने साल बाद यहां आए हो, पर क्या तुमने कभी अपने खेतों के बारे में सुना है? क्या मतलब? मैंने चौंक कर पूछा। मेरे मन में पुरानी यादें अपना घर करने लग गई। उनकी बातें सुनकर विजय, रोहन, अनामिका और कविता भी गंभीर हो गए। गांव का शांत माहौल एक पल में रहस्यमयी हो उठा था। ये बातें सच है या सिर्फ कहानी? मैंने खुद से पूछा। अगले दिन सुबह हल्की ठंडक थी। सूरज की किरणें खेतों पर पड़ रही थी और ओस की बूंदें गेहूं की बालियों पर मोती सी चमक रही थी। लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जो पिछली रात से पीछा नहीं छोड़ रही थी। चलो ना, खेत घूम आते हैं, विजय ने कहा, मानो गांव की उदासी से बचने के लिए कुछ नया करने की जरूरत हो। हाँ, ये सही रहेगा, रोहन ने उत्साहित स्वर में कहा। आखिर तुम्हारे गांव की हवा पानी का आनंद भी तो लेना है। मैंने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ हामी भर दी। मां ने मुझसे कहा था कि खेतों की ओर न जाओ, लेकिन मैं दोस्तों के साथ अपने डर को छुपाकर बाहर निकली। विजय, रोहन, अनामिका, कविता और मैं खेत की ओर चल पड़े। हमारे चारों तरफ फैले खेतों में हलचल थी। कहीं किसान काम कर रहे थे तो कहीं मवेशी चर रहे थे, लेकिन खेत के कोने पर खड़ा बीजू का, जो धूल धूसरित और काली फटी पोशाक पहने था, उस सारी खूबसूरती पर अजीब सा साया डाल रहा था। वो बीजू का अभी भी वैसा ही है, अनामिका ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में हल्का डर था। अरे छोड़ो ना, रोहन ने हंसते हुए कहा, तुम लोग इसे बेकार में ही डरावना बना रहे हो। हम खेत के बीच में ही पहुंचे थे
कि विजय की नजर एक एक पत्थर पर पड़ी। उस पत्थर सिंदूर, कुमकुम और स्वस्तिक का चिन्ह बना हुआ था। विजय ने मुझसे पूछा, ये तुम्हारा देवता है क्या? मैंने कहा, नहीं, इसके बारे में मुझे तो नहीं पता। अचानक से विजय ने वो पत्थर उखाड़ दिया। उसके नीचे एक लकड़ी का बॉक्स रखा हुआ था। अचानक हमारी नजर पुरानी लकड़ी के बॉक्स पर पड़ी। अरे, ये क्या है? विजय ने झुकते हुए कहा। वो बॉक्स काफी पुराना लग रहा था। लकड़ी का रंग फीका पड़ चुका था और उसके ऊपर धूल की मोटी परत जमी थी। शायद किसी किसान का सामान होगा। मैंने अन्य स्वर में कहा, चलो खोल कर देखते हैं। रोहन ने उत्साहित होकर कहा, नहीं, इसे मत खोलो। मैंने सख्ती से कहा। मेरे भीतर का डर एक बार फिर जाग उठा था। अरे यार, तुम तो बेवजह डर रही हो। देख तो लेते हैं अंदर क्या है। रोहन ने मेरी बात अनसुनी करते हुए बॉक्स का ढक्कन खोल दिया। जैसे ही बॉक्स खुला, अंदर का नजारा देखकर हम सबके होश उड़ गए। उस बॉक्स में एक मानव कंकाल पड़ा था। सूखी हड्डियां, जिनमें से कुछ अब भी सड़ीगली अवस्था में थी। उसके बगल में कुछ अजीब से तांत्रिक उपकरण रखे हुए थे। एक मटमैली लाल रंग की किताब, कुछ काले धागे और एक लोहे की मूर्ति जो देखने में बेहद डरावनी थी। ये तो किसी तांत्रिक का सामान लगता है, अनामिका ने कांपती आवाज में कहा। जैसे ही बॉक्स खुला, हवा का रुख अचानक बदल गया। हल्की ठंडक वाली हवा अब बवंडर की तरह तेज हो गई थी। आसमान पर घने काले बादल छा गए और खेत का वातावरण अजीब तरीके से भारी लगने लगा। यहां कुछ ठीक नहीं है, विजय ने घबराकर कहा। अरे यार, ये तो भूतिया फिल्मों में जैसा होता है, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। रोहन ने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करते हुए कहा। चलो एक फोटो खींचते हैं बीजुका के साथ। क्या पागल हो गए हो क्या? मैंने झुंझलाते हुए कहा। अरे डरो मत ना, ये सब तुम्हारे मन का वहम है, रोहन ने कहा और विजय और कविता को साथ खींचते हुए बीजुका के पास ले गया। अनामिका और मैं थोड़ा दूर ही खड़े रहे। रोहन ने अपने मोबाइल से कैमरा ऑन किया और एक फोटो खींचने लगा। जैसे ही उसने फोटो क्लिक की, एक अजीब सी बिजली चमकी। बीजुका की आंखों की जगह दो हल्की लाल चमक उभरी और वो फटी पोशाक हवा में हल्के हल्के लहराने लगी। चलो अब बहुत हो गया, हमें यहां से निकलना चाहिए, मैंने डरते हुए कहा। अनामिका ने थोड़ा मजाक करते हुए कहा कि यार, इस बिजुका का हमारे साथ ले चलते हैं, वैसे भी कितना सुंदर लग रहा है। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका हमारे बीच से गुजरा। वो हवा का झोंका इतना तेज था कि अनामिका हवा में उड़कर दूर जाकर गिर पड़ी। हमें उसकी दर्द भरी चीख सुनाई दी। जब हमने उसकी ओर देखा, वो जमीन पर गिर चुकी थी। अनामिका, विजय चिल्लाते हुए उसकी तरफ भागा। अनामिका की गर्दन पर गहरे काले निशान उभर आए थे, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उसे जकड़ लिया हो। उसकी आंखें फटी हुई थी और उसकी चीख घुटकर रह गई थी। ये सब क्या हो रहा है? कविता की आवाज डर से कांप रही थी। तभी रोहन भी पीछे की ओर गिरा। उसकी आंखों में भय था और उसका शरीर हवा में ऊपर उठ गया। वो बेतहाशा चीख रहा था, बचाओ, मुझे छोड़ दो। लेकिन उसे किसने हवा में उठाया, हम में से कोई उस काली शक्ति को देख नहीं पा रहा था। वो जैसे अदृश्य शिकंजे में फंसा हुआ था। उसके सिर के पीछे से खून की धार बहने लगी और उसके चेहरे पर और उसकी आंखों में खौफनाक भय को देखा जा सकता था। नंदिनी, चलो यहां से, विजय ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा। कविता रोते हुए हमारे पीछे पीछे भागी। खेत के चारों ओर अजीब सी आवाजें गूंजने लगी, मानो कोई मंत्र बुदबुदा रहा हो। बीजुका अब भी वही खड़ा था, लेकिन उसकी उपस्थिति इतनी भारी हो चुकी थी कि हमें लग रहा था जैसे उसकी नजरें हमें घूर रही है। हम घर की ओर भागे, लेकिन मेरे मन में वही सवाल गूंज रहा था,
क्या हमने उस तांत्रिक की आत्मा को आजाद कर दिया है? गांव की उस रात ने मेरे जीवन की तस्वीर हमेशा के लिए बदल दी थी। मेरे पिता का चेहरा आज भी मेरी आंखों में बसा हुआ है और वह बीजू का। उसकी परछाई हमेशा मेरे पीछे चलती है, लेकिन वो सिर्फ एक परछाई नहीं थी। वो भय था, वो प्रकोप था, जिसे मैंने खुद अनजाने में जगा दिया था। खाना खत्म होने के बाद भी मैं बेचैन थी। मेरे कमरे के बाहर हर आहट मुझे असहज कर रही थी। मां के चेहरे पर चिंता और पिता की चुप्पी मुझे कुछ कहने के लिए मजबूर कर रही थी। मैंने पिताजी के पास जाकर कहा, पापा, कुछ छुपा रहे हो ना आप? ये बीजू का आखिर क्या है? रोहन और अनामिका की मौत कोई हादसा नहीं थी। मैं जानती हूं। पिताजी ने गहरी सांस ली और कुर्सी पर बैठ गए। उनकी आंखों में थकान और डर का अजीब सा संगम था। उन्होंने धीरे से कहा, नंदिनी, आओ मेरे साथ। आज सच बताने का समय आ गया है। पिताजी मुझे घर के उस हिस्से में ले गए जहां मैंने बचपन से ही ताला लगा देखा था। उस कमरे की हवा तक पुरानी और भारी लग रही थी। यहां क्या है पापा? सच, एक ऐसा सच जिसे जानकर शायद तुम कभी चैन से नहीं सो पाओगी। उन्होंने कुंडी खोली और अंदर जाकर एक पुराना संदूक निकाला। लकड़ी के उस संदूक पर अजीबोगरीब मंत्र लिखे हुए थे, जो शायद समय के साथ धुंधले हो गए थे। उन्होंने धीरे से संदूक खोला। अंदर लाल रंग की एक किताब, पुराने तांत्रिक औजार और एक मटमैला कपड़ा रखा हुआ था। यह भैरवनाथ का सामान है, पिताजी बोले। भैरवनाथ? मैं हैरानी से बोली। हाँ, वही तांत्रिक जिसकी आत्मा आज भी इस गांव पर प्रकोप बनकर मंडरा रही है। पिताजी ने बताना शुरू किया। भैरवनाथ कोई साधारण तांत्रिक नहीं था। वो काले जादू का सबसे बड़ा उपासक था। उसने गांव में कदम रखते ही अपनी काली शक्तियों से इस गांव पर कहर बरपाना शुरू कर दिया। गांव से छोटे छोटे बच्चे गायब होने लगे। कई युवाओं की लाशें जंगल में मिलने लगी। वो तांत्रिक लोगों की अपने काले जादू की शक्तियों को बढ़ाने के लिए बलि देता था। गांव के लोग पहले उसे साधु मानते थे, लेकिन जब मवेशी गायब होने लगे, बच्चे लापता होने लगे, तब हमें एहसास हुआ कि वो दानव है। उसने बलि दी थी? मैंने डरते हुए पूछा। हां, पिताजी की आवाज कांप रही थी। हर पूर्णिमा की रात वो किसी न किसी की बलि देता ताकि वो अमर हो सके। गांव के कई परिवार तबाह हो गए थे। एक दिन उसने बचपन में तुम्हें उठा लिया और बलि देने के लिए जो हमारे खेत हैं उनके पास ले जाने लगा। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। पिताजी ने एक लंबी गहरी सांस ली। हमने गांव वालों को इकट्ठा किया। हमने भैरवनाथ को खेत में पकड़ा। वो हंस रहा था। नंदिनी, उसने कहा कि वो अमर है और उसे कोई मार नहीं सकता। पिताजी की आंखों में वह दृश्य आज भी जीवंत था। मैंने और तुम्हारे चाचा ने उसे बेरमी से मारा और खेत में दफना दिया, लेकिन मरने से पहले उसने शाप दिया, मैं लौटूंगा, तुम सबके वंश को खत्म कर दूंगा। इतना सुनते ही मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। अचानक घर की लाइट झपकने लगी। कमरे की हवा भारी हो गई। क्या हो रहा है? पिताजी चौंक गए। मां दौड़कर मेरे पास आई। सब ठीक है? नहीं, कुछ तो गलत है, पिताजी ने गुस्से से कहा। तभी दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। कमरे की खिड़कियां खुद ब खुद खुलने लगी। बाहर तेज हवा के झोंके आ रहे थे। मां के चेहरे पर डर था। तभी मेरे चाचा घर पर आ गए। वो बोले, नंदिनी, गांव वालों ने बताया कि तुम्हारे दोस्तों की मौत खेत में हो चुकी है। मैंने कहा, चाचा जी, पता नहीं, किसी अजीब से शक्ति ने उन दोनों मार डाला। तभी मेरे चाचा में गुस्से में कहा, ये सब उसी तांत्रिक का काम है, मैं उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। उनकी आंखों में खून तमतमाने लगा। तभी चाचा ने मुझे और मेरे दोस्तों से कहा, इस घर से बाहर मत निकलना और बंदूक लेकर
खेतों की ओर बिजुका को मारने के निकल गए। हमने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुके। तभी घर के आंगन में हमें चाचा जी की दर्द भरी चीख सुनाई दी। हम सभी आंगन में भागे। हमने देखा, फिर हमने जो देखा उसे देखकर हमारी रूह कांप उठी। हमारे सामने हमारे चाचा जी लाश पड़ी हुई थी। उनका सर कटा हुआ था। पास में लिखा हुआ था, मैं वापस आ गया हूं नंदनी। तभी वातावरण में एक अजीब सी गंध आने लगी, जैसे कि कोई जानवर मर गया हो। आसमान में बादल काले हो गए, बिजली चकने लगी। तभी वहां हमें किसी के कदमों की आहट हुई। ऐसा लग रहा था कि घास फूस से बना कोई इंसान अपने पैरों की घसीट घसीट कर चलते हुए हमारे पास आ रहा हो। उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी। नंदिनी, यहां से भागो, पिताजी चिल्लाए। लेकिन मेरे पैर जमीन से चिपक गए थे। कमरे के कोने में परछाई बनने लगी थी, बीजुका की परछाई। बीजुका जैसे जीवंत होकर मेरे सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में लाल रोशनी थी और उसके कपड़े हवा में उड़ रहे थे। मां ने मुझे पीछे खींचा और खुद सामने आ गई। रुक जा, छोड़ दे मेरी बेटी को, मां ने चिल्लाते हुए कहा। तभी बीजुका की ओर से एक अदृश्य शक्ति उठी और मां को हवा में उठा लिया। उनकी चीख पूरे घर में गूंज गई। उनके शरीर में जैसे हड्डियां टूटने की आवाज आई। मां, मैं चीखी। मां का शरीर जोर से जमीन पर गिरा और उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। पिताजी ने हिम्मत जुटाकर एक पुराना लोहे का खंजर उठाया। जा नर्क में, भैरवनाथ। उन्होंने चीखते हुए बीजुका की ओर खंजर फेंका, लेकिन वो खंजर हवा में ही रुक गया। बीजुका की परछाई पिताजी के चारों ओर फैल गई। लोहे की अदृश्य जंजीरें उनके पैरों और हाथों को जकड़ने लगी। नंदिनी, भागो यहां से, पिताजी ने दर्द से कराहते हुए कहा, लेकिन मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा पा रही थी। उनकी चीखें धीरे धीरे थमने लगी। खून उनकी आंखों से निकलने लगा और उनका शरीर ठंडा हो गया। मैं घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी। मेरे माता पिता की मौत मेरी आंखों के सामने हुई थी। तभी विजय ने मुझे खींचा और बाहर ले आया। नंदिनी, हमें इसे खत्म करना होगा। तुम अब अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरा दिल अंदर से टूट चुका था, लेकिन मैं मजबूती के साथ खड़ी हुई। मैंने हार नहीं मानी थी। गांव का वह प्रकोप अब मेरे परिवार और दोस्तों को खत्म कर चुका था। मैंने विजय की ओर देखा और कहा, अब यह खत्म होगा। मैं इस तांत्रिक की आत्मा का सामना करूंगी। विजय ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं। रात के 12 बज चुके थे। चंद्रमा की हल्की रोशनी खेत के सूखे घासों पर बिखर रही थी, लेकिन उसकी चमक में भी अजीब सी उदासी थी। खेत के चारों ओर फैले पेड़ अंधेरे में परछाइयों की तरह खड़े थे, मानो वो भी इस प्रकोप को महसूस कर रहे हों। मैं और विजय और कविता गांव के पुजारी से लिए हुए पवित्र मंत्र और राग के साथ धीरे धीरे खेत की ओर बढ़ रहे थे। हवा की सरसराहट में कुछ असामान्य था। पत्तों का हिलना और सूखे घास की चरमराहट किसी अदृश्य चीज की उपस्थिति का संकेत दे रहे थे। विजय ने धीरे से कहा, तुम तैयार हो? मैंने हां में सिर हिलाया। मेरे हाथों में वो पवित्र राख और लोहे की छड़ थी, लेकिन दिल में भयानक डर का तूफान उमड़ रहा था। मैंने अपने आप से कहा, आज तुम्हें हार नहीं माननी है। तुम अपने दोस्तों और अपने परिवार वालों को खो चुकी हो। अगर इसका खात्मा नहीं किया गया तो और लोगों की जान ले लेगा। मैं, विजय और कविता उस बिजुका का खात्मा करने के लिए खेत में पहुंच चुके थे। खेत के बीच में पहुंचते ही हमारा सामना उस बीजुका से हुआ। उसकी आंखें अब जलती हुई लाल आग जैसी चमक रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो हमें देख रहा है। हवा का झोंका अचानक ठंडा हो गया और हर दिशा में एक सन्नाटा फैल गया। कुछ गड़बड़ है, विजय ने फुसफुसाते हुए कहा।
तभी अचानक जमीन हिलने लगी। ऐसा लग रहा था कि भूकंप आ गया हो। अचानक से आसपास की सूखी घासों में आग लग जाती है और वो जलने लग जाती है। उस आग का धुआं चारों ओर पूरे वातावरण में फैल गया और उसमें से एक आवाज आई, अच्छा हुआ तुम खुद ही मरने आ गई हो, अब मैं तुम्हारी बलि देकर रहूंगा। तुमने बहुत इंतजार करवाया है, तुम्हारी बलि देकर मैं दोबारा जीवित हो जाऊंगा। उस धुएं के बीच एक विशाल आकार की काली परछाई उभर रही थी। वो भैरवनाथ की आत्मा थी। विकृत चेहरा, जलती हुई आंखें और काले वस्त्र। उसकी हंसी आसमान में गूंज उठी। वो आत्मा अचानक से उस बिजुका में घुस गई। वो बिजुका धीरे धीरे हमारे पास आ रहा था। उसके हर कदम के साथ जमीन में दरारें पड़ रही थी, मानो जैसे कि भूकंप से धरती फट रही हो। विजय ने हिम्मत दिखाते हुए पवित्र राख उसकी ओर फेंकी। राख उस पर लगते ही वह जल उठा और भैरवनाथ की आत्मा ने इतनी जोर से चीख मारी कि हमारे कानों के पर्दे फट गए। कविता डर से अचानक से इधर उधर भागने लगी। तभी उस भैरवनाथ ने कविता को पकड़कर जमीन से ऊपर उठा दिया। कविता बार बार मदद की गुहार लगा रही थी। मैं और विजय कविता की ऐसी हालत देखकर बहुत डर गए। मैं उसके सामने हाथ जोड़कर कविता की जान बख्श देने की गुहार लगा रही थी। तभी उस बिजुका ने, जिसमें तांत्रिक की आत्मा थी, तभी उस बिजुका ने कविता को 2 हिस्सों में चीर दिया। उसकी आखिरी चीख हमारे कानों में कौंध गई। कविता बेसुध होकर जमीन पर गिर गई। उसकी लाश को देखकर हमारी आंखों से आंसू आ रहे थे। वो बिजुका हंसते हुए हमारी ओर बढ़ रहा था। तभी विजय ने उसकी तरफ रख फेंकी वो राख के पड़ने पर थोड़ा झटपटाया, लेकिन उस राख से उस पर ज्यादा असर नहीं हुआ। लेकिन इससे उसकी शक्ति कमजोर होने के बजाय और बढ़ गई। हवा बवंडर की तरह खेत में घूमने लगी। पेड़ उखड़ने लगे और आसमान पर घने बादल छा गए। मैंने चीखते हुए कहा, विजय, हमें मंत्र का जाप करना होगा। विजय ने तुरंत पुजारी द्वारा दिए गए मंत्र को पढ़ना शुरू किया। मैंने भी कांपते हुए मंत्र का उच्चारण किया। नमः भैरवी तंत्राय, आत्मान शुद्ध करोति, शरण भैरवी। जैसे जैसे मंत्र की गूंज तेज हो रही थी, तांत्रिक की आत्मा की चीखें और भयानक होती जा रही थी। उसने विजय की ओर हाथ बढ़ाया और विजय का शरीर हवा में उठ गया। विजय, मैंने डर और गुस्से से चिल्लाया। उसके शरीर पर अदृश्य पंजे के निशान बन रहे थे। वो आत्मा विजय की जान लेने वाली थी। भैरवी नमः, महाकाल शुद्धि, विनाशाय तंत्राय। मंत्र के साथ खेत के चारों ओर एक तेज रोशनी फैली। तांत्रिक की आत्मा और बिजुका जलने लगे। वो बुरी तरह चीख रहा था। उसकी आवाज आसमान को चीर रही थी। नहीं, मैं अमर हूं। उसकी चीखें अब धीमी हो रही थी। वो राख में बदलने लगा। खेत का हर कंकाल भी जलते हुए मिट्टी में समा गया। सब कुछ शांत हो गया। हवा थम गई और खेत में सिर्फ राख का ढेर बचा था। विजय जमीन पर गिरा पड़ा था, लेकिन जिंदा था। मैंने उसे हिलाकर उठाया। वो खत्म हो गया? विजय ने दर्द भरी आवाज में पूछा। मैंने चारों ओर देखा। वहां कोई परछाई नहीं थी, कोई आवाज नहीं थी। लेकिन तभी अचानक खेत की मिट्टी से धीमी धीमी हंसी सुनाई दी। ये अंत नहीं है नंदिनी, मैं वापस आऊंगा। ये सुनते ही मेरा शरीर ठंडा पड़ गया। उस रात के बाद गांव में सब कुछ शांत था, लेकिन मेरे भीतर वो डर अभी भी बैठा था। कभी कभी मैं अपने सपनों में भैरवनाथ की जलती हुई आंखें देखती हूं। लोग कहते हैं कि खेत अब सुरक्षित है, लेकिन जब भी हवा तेज चलती है, बिजुका की परछाई फिर से वहां दिखती है। मैं आज भी सोचती हूं, क्या वो खत्म हुआ या ये बस एक शुरुआत है?